अभी देखते हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। नाम से ही पता चला, इक्वी मतलब एक जैसा, और पोटेंशियल कोई ऐसी सरफेस जिसपे हर एक जगह पोटेंशियल क्या हो, सेम। कोई भी ऐसी सरफेस हो सकती है। अब ये सरफेस किसी भी शेप की हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, प्लेन सरफेस हो सकती है। एक ऐसी सरफेस जिसपे पोटेंशियल हर जगह सेम हो, उसी को क्या नाम दिया जाता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब सवाल उठता है कि सर क्या रियल में ऐसी कोई सरफेस होती है क्या, कि हम लोग इमेजिनरी कॉन्सेप्ट मानते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड रियल में एग्जिस्ट करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी। तो क्या इक्वी पोटेंशियल सरफेस रियल है कि इमेजिनरी है? रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए जब हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, दैट वुड बी इमेजिनरी। बट कोई सरफेस हो सकता है रियल में, कोई एक मेटल सरफेस हो, उसके सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, वो तो खुद ही एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया, और ये तो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आई बात? वो- मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। बात अभी ये वाली बात थोड़ी और धीरे धीरे समझ में आएगी, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसी समझने के लिए। एनी सरफेस, एनी सरफेस ब्रैकेट में लिख लो, रियल और इमेजिनरी, एनी सरफेस रियल और इमेजिनरी हैविंग सेम पोटेंशियल, कोई भी सरफेस जिसके पास सेम पोटेंशियल होगा एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज नोन एज ऐसा। इंपॉर्टेंट है भाई, इक्वी पोटेंशियल सरफेस नीट पर्सपेक्टिव से ध्यान देना, इज नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, कोई भी ऐसी सरफेस रियल हो या फिर इमेजिनरी हो, वो चीज अभी हम लोग देखेंगे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस जब ड्रॉ करेंगे, जिसके पास एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे जाऊं तो मुझे पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिल जाए। मान लो ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, कोई से भी सरफेस है। अगर इसके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 10 वोल्ट मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे गया तो ये भी 10, अगर यहाँ भी 10 वोल्ट मिला, यहाँ भी गया ये भी 10 वोल्ट मिला, यहाँ भी गया तब भी 10 वोल्ट मिला, मतलब इस सरफेस में मैं कहीं भी जा रहा हूँ मुझे कैसा मिल रहा है, 10 वोल्ट ही मिल रहा है। कुछ भी हो सकता था 10 की जगह। मैं बोल दूंगा कि भाई ये सरफेस कैसी है, इक्वी पोटेंशियल। ठीक है, अब ये, अब इमेजनरी वाली बातें अभी करते हैं। ये बात क्लियर है डेफिनेशन? अब इंपॉर्टेंट है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती, क्वेश्चन आएगा तो इधर से ही आएगा। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहली, पहली प्रॉपर्टी सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका एक्सप्लेनेशन समझना जरूर। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पहली, वर्क डन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हो, चाहे तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन हो। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल एजेंट, किस चीज के लिए वर्क डन? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल एजेंट टू टेक अ या मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another, from one point to another. Work done by electric field move a charge from one point to another on equipotential surface is zero. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पहले लिखो 1 मिनट, फिर उसके बाद एक बार पढ़ो खुद से, फिर समझेंगे क्या है। पहले एक बार लिखो, फिर एक बार खुद से पढ़ो, फिर समझेंगे क्या है। क्या है?
वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन देख लो, चाहे तो खुद का वर्क डन देख लो। किसके लिए वर्क डन, किस लिए? एक चार्ज, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उठा करके रखने के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस से वर्क डन कितना करना पड़ता है? 0। कैसे, कोई प्रूव कर पाओगे इसको? हाँ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है, कोई कठिन बात नहीं है भाई। वर्क डन हमको पता है, Q इंटू डेल्टा भी होता है, समझ में आ रही बात? अब ये एक्सटर्नल के टर्म में भी मैं बता सकता हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी बता सकता हूँ, ये बातें तो डिस्कस हो चुकी हैं भाई। डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज। अगर एक्सटर्नल के लिए कर रहे हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए, बस यही कंडीशन है। और निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही तो है। तो यहाँ से वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा Q नॉट इंटू डेल्टा V, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा निगेटिव टाइम्स Q नॉट डेल्टा V। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो डेफिनेशन है। बोलो क्या बोला गया है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, मान लो ये कोई सी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे एक चार्ज रखा था, मैं यहाँ से उठा करके इसको यहाँ पे रख दूं, मुझे 0 ही वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब मुझे कुछ वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पोटेंशियल कितना रहा होगा? V। अब यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा? V। क्यों? क्योंकि भाई नाम ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस सरफेस पे तो हर जगह पोटेंशियल कितना रहने वाला है? V सेम रहने वाला है। Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, भाई जितना फाइनल पोटेंशियल था वही तो इनिशियल पोटेंशियल था, वर्क डन कितना करना पड़ा? 0। मतलब भाई कोई भी पोटेंशियल सरफेस है, वहां पे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे यहाँ उठा करके रखते रहो, बढ़िया आराम से वर्क डन कितना होता रहेगा? 0। अब बात को समझो, ऐसा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑलो कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा था, उसके इनसाइड पॉइंट पे हर जगह पोटेंशियल क्या था? कांस्टेंट। कांस्टेंट था, मतलब वो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, नहीं हो गया? या सरफेस पे भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या था? कांस्टेंट था, मतलब ये चार्ज यहाँ पे पड़ा है इनसाइड पे, तो उठा करके यहाँ रख दिए। मैं पूछूं कितना वर्क डन किए? 0। क्यों? क्योंकि जब वर्क डन तुम लिखने जाओगे तो तुम कहोगे जिस चार्ज को उठा के रख रहे हैं, क्यों उठा के रख रहे हैं? इनटू डेल्टा V, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। लेकिन हम लोग पढ़े कि भाई इनसाइड पॉइंट पे हर जगह पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट, मतलब कि वर्क डन कितना हो गया? 0। समझ में आया? ये अभी बाद में मैं एक आध क्लास बाद या कल कंडक्टर की प्रॉपर्टी बताऊंगा। मैं बताऊंगा कंडक्टर एक पोटेंशियल सरफेस होता है, कि मतलब कंडक्टर पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? ऑलरेडी पढ़ी हुई चीजों को बस नए पर्सपेक्टिव से थोड़ा देख रहे हैं और उसको कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जगह काम आता है। अब कैसा बोल देगा? एक चार्ज Q है, ठीक है, इसके अराउंड एक स्फीयर है 40 मीटर रेडियस का, या यहाँ पे एक Q चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस चार्ज Q को यहाँ से उठा करके यहाँ पे लेके चले गए तो कितना वर्क डन करना पड़ा? 0, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ पे था वही पोटेंशियल यहाँ भी है। और मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये पूरा एक स्फीयर फॉर्म करेगा जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक? अभी उसको ड्रॉ करेंगे, उस पर जाने देते हैं, पर कैलकुलेशन वाइज समझ में आ रहा है ना? कैलकुलेशन वाइज समझ में आ रहा है कि भाई कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया है, अब ये शेप वगैरह की बात ही नहीं कर रहे, कैसा भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, उसमें तुम किसी चार्ज को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह तक रख दोगे, तुम्हें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 0, ठीक? कैसे आया ये भी बता दिया। दूसरी बात, सेकेंडली, पहले लिखो फिर समझाते हैं। द डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोल दिया भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोल रहा है कि हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगी? परपेंडिकुलर। अब बताओ इसको कैसे बोल सकते हैं? ये बात हम क्यों बोल सकते हैं? कि हर एक बात बोलेंगे तो उसका रीजन भी होगा ना, जैसे पिछले वाले का रीजन दिया, इसका भी रीजन है। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के
हमेशा हमेशा कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस तुम बनाए, पक्की बात इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, उसके परपेंडिकुलर, या इसी को ऐसा भी बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि ड्रॉ तो हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स करते हैं ना, ड्रॉ तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स करते हैं, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, कोई कैसे प्रूव कर सकता है इस बात? दो तीन तरीके हैं बताने के। हाँ देखो, मान लो ये कुछ ऐसे रैंडम शेप का मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लिया, कुछ भी नहीं माना, ऐसे रैंडम शेप। मैं कह रहा हूँ भाई, मैंने क्लेम किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इसके साथ 90 डिग्री बना रहे हो, क्लियर है, ये मैंने क्लेम किया, ठीक। तो इसका प्रूफ देना कि मुझे क्यों हो रहा है, तो एक होता है मैथमेटिकल प्रूफ की प्रूफ बाई कंट्ररी एजम्पशन, मतलब उल्टा एजम्पशन मान लो कि अगर परपेंडिकुलर नहीं होती तो क्या होता, ठीक। ऐसे लॉजिक से समझा रहा हूँ, फिर मैथमेटिकल समझा दूंगा, मैथमेटिकल एक लाइन में। मान लो अगर परपेंडिकुलर नहीं होती तो क्या होता, मान लो सपोज किसी एंगल पे जा रही हो, इसका दो कंपोनेंट आ जाता, सपोज किसी एंगल थीटा पे जा रही हो, तो ये ई परपेंडिकुलर आ जाता, ये आ जाता ई पैरेलल, ठीक है, आता कि नहीं आता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने मान लिया कि मान लो परपेंडिकुलर नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे किसी एंगल पे होती, तो इसका दो कंपोनेंट आता, एक ई परपेंडिकुलर एक ई पैरेलल। हमको पता है भाई ये कोई पोटेंशियल सरफेस है, मतलब इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, लेकिन हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होता है जिधर पोटेंशियल घट रहा होता है। जरा ध्यान दो, इसका मतलब ई पैरेलल की डायरेक्शन में पोटेंशियल को घट जाना चाहिए था, लेकिन इसके डायरेक्शन में तो पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कोई चारा नहीं है इसके परपेंडिकुलर होने के सिवा। एक तरीका, एक तरीका। दूसरा तरीका, डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। हमको क्या पता है भाई, डेल वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल, किसी भी को पोटेंशियल सरफेस पे चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर, डीआर के परपेंडिकुलर, डीआर को एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है बात, क्लियर है। तो दो चीज बताई मैंने कि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होता, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होता तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस सरफेस के अलोंग आ जाता, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होता जिधर पोटेंशियल घट रहा होता, इसका मतलब इस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल तो सेम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके परपेंडिकुलर ही होना पड़ेगा। दूसरी बात मैंने बताई, डेल वी इक्वल टू ई डॉट डी आर, डेल वी जीरो है क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल हर जगह क्या है, कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर के क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर है बात, ठीक। बस यही तो बात, इसको लिख लो यहाँ पे, चलो मैं लिख देता हूँ रीजन। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड was not perpendicular to the equipotential surface, if electric field was not perpendicular to the equipotential surface, then there would have been a component of electric field the direction of in the direction of equipotential surface। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होती, हमने सपोज कर लिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, इस केस में क्या हो जाता, एक कंपोनेंट आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के अलोंग, वो क्या इंप्लाई कर देता कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात, कि हमने इनिशियली एज्यूम किया था कि इलेक्ट्रिक ये सरफेस कैसी है, इक्विपोटेंशियल, ठीक। if electric field was not perpendicular to the equipotential surface, then there would have been a component of electric field in the direction of equipotential surface, equipotential लिखा है भाई, ये equipotential surface, which implies
that potential is decreasing, इसको चाहते तुम सरल भाषा में लिख सकते, लेकिन तुमसे तो लिखोगे in the, which implies that potential is decreasing in the direction of electric field, which is not possible because surface is equipotential. देखो एक बार क्या समझ आ रहा है क्या ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? If electric field was not perpendicular to the equipotential surface, तो होता क्या? There would have been a component of electric field in the direction of equipotential surface. Equipotential surface के direction में एक electric field का component आ जाता. इसका क्या मतलब हो जाता? Which implies that potential is decreasing in that direction of electric field. मतलब उस direction में potential घट रहा है. लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कैसा surface है? Equipotential. इसमें तो अगर यहाँ पे potential भी है तो यहाँ पे भी ही रहेगा. समझ में आ रही बात? ठीक है. Which is not possible because surface is equipotential. ये हो गई दो बात. तीसरी बात एक और करते हैं. तीन ही बात करते हैं. तीन ही बात करते हैं. इंपॉर्टेंट बातें हो गई. अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वाली बात नहीं बता रहा हूँ. कहीं पे भी तुमको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है तो किधर ड्रॉ करोगे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ड्रॉ करोगे. उसी बात ये भी लिख सकते हो तुम आराम से. यहाँ पे आ जाएगा ई इज परपेंडिकुलर टू डी आर. डी आर मैं इधर कहीं लेकर के जा रहा हूँ. लिख लिए इसको? लिख लिए? थर्ड, अब तुम इसको अपने में लिख सकते हो, अपने लैंग्वेज में, मराठी में, जैसे भी तुम कंफर्टेबल हो, तुमको जैसे समझ में आए भाई उसको लिख सकते हो. मैंने लिख दिया एक स्टैंडर्ड. तुम्हारी नोटबुक है, तुम अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ऐसा मत लिख देना कि फिजिक्स ही गलत हो जाए. कुछ भी लिख दिए. इसके आगे बताएं. थर्ड पॉइंट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. थर्ड, इधर 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 ध्यान दो. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस टू इक्विपोटेंशियल surfaces can never intersect each other. Two equipotential surfaces can never intersect each other. ठीक है? क्यों? रीजन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद डायरेक्शन ही नहीं होता भैया. इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा. सही बात है. या ऐसा भी तुम बोल सकते हो कि सपोज एक कोई सरफेस है, इस पे हर जगह पोटेंशियल 40 है, ये दूसरे से किसी से इंटरेक्ट कर गया, यहाँ पे पोटेंशियल 20 है, तो जिस प्लेन पे एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, प्लेन पे पोटेंशियल क्या होगा वो तो डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे. समझ आ रही बात? मान लो एक प्लेन है, ये इक्विपोटेंशियल सर, प्लेन भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है. अच्छा, ये भी बात कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी हो सकती है? 2D भी, 3D भी, कैसी भी हो सकती है. मान लो प्लेन है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर एक पॉइंट पे, मतलब यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह पोटेंशियल मान लो 20 है. एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे हर जगह 30 है. जहां पे ये कट कर रहे हैं, इस लाइन के अराउंड पोटेंशियल क्या होगा वो तो हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि 20 होगा कि 30 होगा. दूसरी बात, यहाँ पे मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर. और यहाँ पे मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर. जहां कट करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बता पाएंगे? ठीक, तो वो डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे. दूसरी बात, जहां पे कट कर रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की लो वैल्यू, वो भी पॉसिबल है. ठीक है, अब इसको नहीं लिखवा रहा हूँ. ठीक है, तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तीन बातें ध्यान देने वाली है भाई. किसी भी चार्ज को उठा करके इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक जगह से दूसरी जगह तक रखे तो वर्क डन कितना? 0. किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? परपेंडिकुलर. तीसरी बात, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है. हाँ, बाकी तो देखते हैं. चलो, अभी कुछ
जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ किया था ना पॉजिटिव चार्ज के लिए निगेटिव चार्ज के लिए, वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे किसके लिए, सपोज कोई एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है। अब इसके लिए बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी, क्योंकि एक्चुअल में तो ये सिर्फ पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ना, हम बनाना चाहते हैं इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है बात? देखो कि क्या होगा, बताओ कैसा दिखेगा इक्विपोटेंशियल, स्फेरिकल, क्यों? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भूल जाओ, अभी मैं क्या बता रहा था, दो बात, कि एक ही चीज को समझने का दो अप्रोच होता है, फील्ड अप्रोच और पोटेंशियल अप्रोच। जब फील्ड अप्रोच से चीजों को समझ रहे थे तब हमने डिवाइस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब हम पोटेंशियल अप्रोच से चीजों को समझ रहे हैं तब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात एक ही चीज की हो रही है, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ की, समझ में आ रही बात? अभी पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन जब सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं तो अभी फील्ड के बारे में ना सोच करके पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। अगर तुमको फील्ड के व्यू से सोचना है तो मैं समझा दूंगा, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि हम पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे। जरा ध्यान से देखो, एक पॉइंट चार्ज रखे हैं, सेम ही बात है, सेम आर्गुमेंट है। अगर आर दूरी पे जाए, यहाँ पे कहीं पे हमको पोटेंशियल V1 मिल जाएगा, सपोज R1 दूरी पे गए, हाँ, इसी R1 दूरी पे किसी दूसरे डायरेक्शन में गए, डायरेक्शन चेंज कर दिया, दूरी अभी भी R1 है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, P1 ही होगा भाई, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल KQ बाई R1। और यहाँ पे चले आए R1 दूरी, तो पोटेंशियल कितना होगा, P1 ही होगा। इसी तरीके से R1 दूरी का एक सर्कल नहीं, एक सर्कल दिखाई दे रहा, बट एक्चुअल में एक पॉइंट चार्ज अगर यहाँ रखा है, चाहे इधर चले जाए, चाहे इधर चले जाए, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, एक पूरे स्फीयर पे चले जाए, किसी R1 रेडियस के स्फीयर पे किसी भी पॉइंट पे चले जाए, पोटेंशियल क्या मिलेगा मुझको, सेम। इसकी वजह से अगर मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ तो किस तरीके का दिखेगा, ऐसे दिखेगा। अच्छा, इसी R1 की जगह मैं किसी आगे R2 पे चला जाऊं, भी एक अगर एक कंसेंट्रिक स्फीरिकल स्फेरिकल शेल बना दूं, वो भी तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि उसके भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। इस तरीके से अब ये स्फेरिकल ही है, एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल। अब तुमको फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो तुमको इसके लिए क्या कहोगे भाई, इसके लिए मुझे फील्ड, पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगी, क्या होगा। अच्छा, अगर मुझे अगर फील्ड ड्रॉ करनी है तो मैं कैसी ड्रॉ करूंगा, ऐसी ड्रॉ करूंगा कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसी जाए, परपेंडिकुलर। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ के रखी, ये पढ़ी हुई है, ये पढ़ी हुई है हर जगह। ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कैसा एंगल बना दे, परपेंडिकुलर। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं 3-4। कभी कभी ऐसा होगा कि फील्ड लाइन जा रही होगी कहीं पे 90 डिग्री ही नहीं बना रही होगी, मतलब वो सरफेस इक्विपोटेंशियल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री ही बनाती है। ठीक, फील्ड अप्रोच से भी चीजों को समझ सकते हैं। क्लियर है बात? लेकिन सेम चीज को हम लोग पोटेंशियल के टर्म में समझना चाहते हैं, तभी तो हम लोग इक्विपोटेंशियल डायग्राम बना रहे हैं ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। अदरवाइज क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? इसको बनाओ भैया फटाफट। पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए कैसी स्फेरिकल सरफेस बनती है, स्फेरिकल। चलो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा बताओ, कैसा बनेगा। अच्छा, लॉजिकली सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, हाँ, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे पोटेंशियल हमेशा घट रहा होगा, इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो, एक मिनट नोटबुक दो कोई, लेकिन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पूछूं फिर नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में आगे बढ़े ही नहीं, तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा। ऐसे भी तुम देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, यहाँ पे एक तुम चार्ज रख दो, इस चार्ज को पे, इस चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो इस पे फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी। मैं इस चार्ज को यहाँ से उठा करके यहाँ पे लेके चला आया, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी इधर, या फील्ड लग रही थी इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर करा दिया, इधर। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो डेल वी आ गया 0, मतलब फाइनल पोटेंशियल इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल। मतलब इस डायरेक्शन में मैं कहीं भी चला जाऊं तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। एक्चुअली में
भाई इस यहाँ एक ऐसी प्लेन फॉर्म हो रही है कि इस प्लेन में मैं कहीं भी ऐसे चार्ज घुमाता रहूं, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। मतलब कि एक ऐसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी, एक प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसके लिए कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया कि नहीं हो गया, मैं यहाँ बना रहा हूँ नेक्स्ट। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। कैसी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी, प्लेन। इस प्लेन पे तुम किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, इस प्लेन पे तुम किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, पोटेंशियल क्या होगा, सेम। और दूसरी बात तुम देख रहे हो कि फील्ड लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर है सरफेस, होनी ही चाहिए थी, होनी ही चाहिए थी। चलो अब यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे बना दिया, और यहाँ पे बना दिया। चलो एक क्वेश्चन पूछ लूं, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ भाई खड़े हो जाओ, और कोई नहीं बोलेगा। एग्जाम में ऐसा दे दिया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तीन इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना दी, तीनों का पोटेंशियल V1 V2 V3 है, ठीक है। और ऑप्शन दे दिया तुमको, और कोई नहीं बोलेगा। भाई जिससे पूछ रहे बस वही बोलेगा, कह रहे हैं, और नहीं कोई बोलेगा। हाँ बताओ क्या होगा, कौन ज्यादा समझदार होगा भाई। हाँ मतलब V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, मतलब कांट से बोल सकते हैं ना। चलो अच्छा, तुम्हारी बात को मानते हुए उसको ऑप्शन बना देते। हाँ बताओ, ऑप्शन नंबर डी कह रहे होगे आदित्य, जरा बताओ क्या होगा। हाँ ऑप्शन नंबर 4 सुखद, बताओ जरा क्या होगा। अर्नब, और नहीं, और बात नहीं। हाँ बताओ, ऑप्शन नंबर 1, मतलब सबसे ज्यादा पोटेंशियल यहाँ का होगा, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का। चलो ठीक है, इधर से बताओ जरा। हाँ बेटा तुम बताओ। फोर्थ, और हाँ बेटा तुम बताओ। थर्ड ऑप्शन, चलो पूरी डेमोक्रेसी है, हर तरीके के ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। अरे पूछ लूंगा भाई, पूछ लूंगा। हाँ बेटा तुम बताओ। हाँ थर्ड सीट पे सेकंड नंबर पे क्या नाम है बेटा। हाँ फोर्थ ऑप्शन, अभिजीत। थर्ड ऑप्शन। हाँ बेटा तुम खड़े हो जाओ। हाँ बातें क्यों कर रहे हो भाई। हाँ फोर्थ ऑप्शन, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, बहुत समझदार हो तुम लोग, इतने ज्यादा समझदार हो। सुनो बात को, इधर इधर ध्यान से सुनो। जो लोग बोल रहे हैं भाई फोर्थ, मैं क्या बोलूं। तो जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। कैसे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल। तो पक्की बात, वो इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो अगर यहाँ कहीं पे 100 वोल्ट होगा, तो पक्की बात यहाँ कहीं 70 होगा, यहाँ कहीं 20-30 वोल्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं आगे जाता जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। सबसे पहले कहाँ पे, इस पॉइंट पे थे कहीं पे, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। अब जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारा मिसकंसेप्शन नहीं मैं समझा। तुम कह रहे हो भाई सर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आप ही तो बता रहे हो इक्विपोटेंशियल सरफेस में हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, आप ही बोले। अरे तो भैया इस वाले सरफेस पे हर जगह, अगर मैं तुमको दो पॉइंट दे देता सी और डी, तो इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल किस पे ज्यादा, सेम। इस सरफेस पे हर जगह सेम होगा। फिर जब इस सरफेस पे पहुंचेंगे तो हर जगह 70 होगा, जब इस सरफेस पे रहेंगे तो हर जगह 100 होगा, जब इस सरफेस पे रहेंगे तो हर जगह 20 होगा। बात समझ में आई। अब ये तो ऐसी ही बात हो गई कि मैं तुमको पिछले वाला क्वेश्चन दे देता, यहाँ चार्ज दे करके मैं बोलता भाई ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रखी है,
यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे V2 है, V3 है, तो कहते सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। अरे भैया तो ये सरफेस है, इस पे हर जगह सेम होगा, समझ आ रही बात? इस पे हर जगह सेम होगा, इस पे हर जगह सेम होगा, ना कि इन तीनों का आपस में हर जगह सेम होगा। बात समझ आ रही है? यहाँ कहीं अगर मान लो 80 वोल्ट हो रहा रहेगा, तो यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 10 रहेगा, जैसे भी घट रहा होगा। समझ में आ रही बात?